जांच करवाने की दरखास्त को भी नाकाबिल समाअत करार दिया और उन्हें 7 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अगर मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अदालत में जमानती मुचलका जमा करके रिहा भी हो सकते हैं, इसलिए कि कोर्ट के हुक्मनामा के मुताबिक मुशर्रफ 25 लाख का मुचलका जमा करके जमानत पर रिहाई हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अदालत ने इस्लामाबाद के पुलिस सरबराह को मुशर्रफ के मामले में अदालत के हुक्म की तामील की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यमन में मुश्तबा अलकायदा मिलिटेंटों के हमले में 15 यमनी फौजियों के हलाक होने की खबर है। जराए के हवाले से बताया गया है कि हमला मुल्क की जुनूब मशरक़ी रियासत हजरमौत के शहर शिबम में एक फौजी चेक पॉइंट पर किया गया। बताया गया है कि रियासत हजरमौत अलकायदा मिलिटेंटों का गढ़ है। ताहम दिसंबर में फौज के जरिए कबायली सदर और उनके बॉडीगार्ड की हलाकत के बाद से हजरमौत में फौज और मुल्क की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी होते रहे हैं। यहां लेते हैं एक छोटा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। शाम में जारी खाना जंगी में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक तकरीबन 1900 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों के हवाले से दी गई है। बताया गया है कि इनमें कम से कम 430 शहरी भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ बम धमाकों, फायरिंग या मिसाइल हमलों में मारे गए। हलाक होने वालों में बागी, अलकायदा मिलिटेंट और सदर बशारुल असद के हामी जंगजू भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि हलाकतों की ये इत्तला एक ऐसे वक्त आई है जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की मेजबानी में शाम की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों के दरमियान मुल्क में क़याम अमन के लिए बातचीत का पहला दौर जुमा को खत्म हुआ। शाम में कीमियाई हथियारों के तल्फ करने के सिलसिले में अमेरिका शाम पर बरहम है। अमेरिकी वजीर दिफा चेक हेगल ने पोलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शामी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि शाम को कीमियाई हथियारों की तल्फी के ताल्लुक से अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए। हथियारों को तल्फ करने के सिलसिले में अमेरिका शाम पर बरहम है। अमेरिकी वजीर दिफा चेक हेगल ने पोलैंड के वारसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शामी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि शाम को कीमियाई हथियारों की तल्फी के ताल्लुक से अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए। हेगल ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मसले पर रूस से भी बात की है और कहा है कि रूस शाम पर अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए कीमियाई हथियारों को मुकर्रर वक्त पर तल्फ कराने को यकीनी बनाए। Rozmawiałem o tym wczoraj z rosyjskim ministrem obrony.
and asked the minister to do what he could to influence the Syrian government to comply with the agreement that has been made to continue to move these materials to the port of Latakia so that we can get back to the process of destroying these chemical weapons. अमेरिकी वज़ीर दिफा ने यकीन जाहिर किया कि हथियारों को तल्फ करवाने के मामले में बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी रहेंगी। अमेरिकी वज़ीर दिफा का बयान जुमेरात को हेग में तंजीम बराए कीमियाई हथियारों के अदम फैलाव OPCW में सामने आया। उन्होंने कहा कि शाम ने अभी तक सिर्फ 4% ही कीमियाई हथियारों को तल्फ कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों में नरमी का असर सामने आने लगा है। तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब उर्दुगान ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात के लिए तेहरान में है। दोनों लीडरों के दरमियान होने वाली मीटिंग में शाम में जारी बहरान के सिलसिले में ईरान और तुर्की के बीच चले आ रहे तनाव को खत्म करके ईरान से तेल और गैस की दरामदात पर बातचीत की तवक्को है। ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों का असर यूं तो पूरी दुनिया पर किसी न किसी तरह पड़ा, लेकिन पाबंदियों से सबसे ज्यादा असर तुर्की पर पड़ा। ये कहना है इस्तांबुल में कायम ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न ट्रेड डेवलपमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन उज़चान अलास का। पाबंदियों की वजह से ईरानी तेल पर तुर्की के इन्हिसार में बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई। पिछले साल ही 7.5 अरब अमरीकी डॉलर्स की मालियत का ईरानी तेल तुर्की दरामद नहीं हो सका था। Çok etkilenen bölgedeki ülke de Türkiye'dir. Şimdi bu ambargo ağırlaşırsa eğer Temmuz'da Türkiye çok etkilenecek bundan. Ama İran da Türkiye'den uzaklaşacaktır. Buna da eminim. ईरान से तुर्की को तेल और गैस पर मुश्तमिल बरामदात में पिछले एक दहे में 20 गुना इजाफा हुआ, जो सन 2012 में 12 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई थी। और इसी महीने की 20 तारीख को जब ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान अबूरी मुआहदा हुआ तो इसका मुस्बत असर सबसे पहले जिन पर पड़ा उनमें तुर्की की ताजिर बिरादरी शामिल है। इस बात की शहादत देते हुए एक मवासलाती कॉरपोरेशन के ओहदेदार मतीन यज़दानी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ एम्बार्गो में नरमी के साथ ही बरामदात और दरामदात में इजाफे के इम्कान भी बढ़ गए हैं। After the sanctions were lifted, the potential for imports and exports has improved. It's getting better. ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों में नरमी का मुस्बत असर कई दूसरी कंपनियां भी बयान कर रही हैं। इनमें खाद तैयार करने वाली तुर्की की एक कंपनी भी शामिल है, जिसका दफ्तर ईरान में है। कंपनी का कहना है कि अबूरी मुआहदे के ऐलान के साथ ही उसके शेयर के दामों में 7% इजाफा हुआ है। ताहम तिजारती राह में अभी 2 बड़ी रुकावटें हायल हो सकती हैं। इनमें शाम में जारी जंग और अमरीकी मौक़िफ़ शामिल हैं। ख्याल रहे कि ईरान शाम के सदर बशार अल असद का ताकतवर इलाकाई हामी है, जबकि तुर्की सदर बशार अल असद के मुखालिफ बागियों का हामी है। इसके अलावा एर्दोगान के ईरान दौरे से एक दिन पहले अनकरा में बात करते हुए अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक एक अफसर ने कहा था कि ईरान के साथ तिजारत सूदमंद नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अफ्रीकी मुल्क वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में जारी नस्ली तशद्दुद के दौरान फ्रांस के अमन दस्तों पर जानिबदारी से काम लेने के इल्जामात सामने आए हैं। बताया गया है कि दारुल हुकूमत बांगोई में फ्रांसीसी अमन दस्ते और मुस्लिम सिलिका मिलिशिया के दरमियान झड़पों में मिलिशिया के कम से कम 10 मेंबरों को हलाक कर दिया गया है। फ्रांसीसी अमन दस्ते की इस जानिबदारी और क्रिश्चियन मिलिशिया के इंतकामी हमलों के बाइस सैकड़ों सिलिका मिलिशिया मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। मुस्लिम सिलेका मिलिशिया का इल्जाम है कि फ्रांसीसी अमन दस्तों ने ईसाई मिलिशिया को दारुल हुकूमत बांगुई में इंतकामी हमलों की खुली आजादी दी, जिसकी वजह से सैकड़ों मुस्लिम मिलिशिया को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर सूडान या चाड या फिर शुमाल की जानिब भागना पड़ा है। इसी हफ्ते मुस्लिम मिलिशिया के मेंबरों की हलाकत के बाद सिलेका का कहना है कि फ्रांसीसी अमन दस्ते उनकी हिफाजत के लिए कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिलेका के एक साबिक मेंबर ब्रिगेडियर जनरल अराउन मोहम्मद का कहना है कि मुस्लिम मिलिशिया पर हमले किए जा रहे हैं और वो सिर्फ अपने दिफा के लिए लड़ रहे हैं। We will hand him over to the authorities for justice, maybe the Red Cross or the African Union troops.
इस दौरान सलेका मिलिशिया के मेंबरों ने ईसाई मिलिशिया के एक मेंबर दोंगोम्बे वैलेंटाइन को पकड़ लिया है, जिसकी मिलिशिया पर बांगुई में मुसलमानों के कत्लेआम का इल्जाम है। सलेका मिलिशिया का कहना है कि दोंगोम्बे वैलेंटाइन को रेड क्रॉस या फिर अफ्रीकी यूनियन के दस्तों या दूसरे हुक्काम के हवाले किया जाएगा ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ताहम दोंगोम्बे वैलेंटाइन का कहना है कि कत्लेआम में वो खुद मुलविस नहीं था। I had no weapons, nothing, so I had to stay behind. I only left to look for firewood or water. वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तसादम दिसंबर 2012 में शुरू हुआ था, जब साबिक सलेका बागियों ने साबिक सदर फ्रांसोई बोजीजे की हुकूमत के खिलाफ हमले किए थे। इसके बाद तशद्दुद में इजाफा मार्च 2013 में हुआ, जब साबिक बागी लीडर मिशेल जोतोदिया ने बोजीजे का तख्ता पलट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे अब भी जारी है। एहतजाजी सदर विक्टर यानुकोविच से भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसी इत्तला है कि एहतजाजियों के तेवर में आई सख्ती को देखते हुए सदर विक्टर यानुकोविच सिक लीव पर चले गए हैं। वाज़ेह रहे कि कल सदर विक्टर यानुकोविच ने मुजाहिरों पर काबू पाने की गर्ज से एहतजाजियों के लिए आम मुआफी का ऐलान किया था, लेकिन एहतजाजियों ने हुकूमत की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। उधर थाईलैंड में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। वज़ीर आज़म यिंगलुक शिनावतरा हुकूमत इतवार को आम इंतखाबात कराने जा रही है। अब एहतजाजी इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन एहतजाजियों का कहना है कि वो वोट डालने के ख्वाहिशमंद अफराद को जबरदस्ती वोट डालने से नहीं रोकेंगे। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। फिलिस्तीन में वाक़े मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की लाइब्रेरी में कदीम किताबों और मखतूतात को इन दिनों ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। लाइब्रेरी के मुंतज़िम का कहना है कि कदीम इल्मी सरमाए तक दुनिया भर की रसाई के मकसद से इसे डिजिटाइज करके ऑनलाइन किया जा रहा है। 1920 की दहाई में फिलिस्तीन के मुक़द्दस मकाम मदीनतुल क़ुद्स से अरब लीडरों ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक सदा बुलंद की। अरब लीडरों ने तमाम अरब मुल्कों से अपील की कि वह अपने नादिर व नायाब इल्मी सरमाया को आइंदा नस्लों के लिए महफूज
رکھنے کی غرض سے مسجد اقصی میں قائم لائبریری کو روانہ کریں۔ عرب لیڈروں کی اس صدا پر پورے مشرق وسطی کی حکومتوں اور عوام نے لبیک کہا اور تنظیمی و افرادی سطح پر نادر و نایاب ہزاروں کتابیں اور مخطوطات الاقصی لائبریری میں جمع کی گئیں۔ فی الوقت مسجد اقصی کی لائبریری میں تقریباً 1,30,000 کتابوں اور مخطوطات کا ذخیرہ ہے، لیکن ان میں سے کئی کی حالت خستہ ہے۔ لائبریری انتظامیہ ان علمی سرمایہ کو اگلی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی غرض سے ڈیجیٹائز کر رہی ہے اور اس سرمایہ تک دنیا بھر کی رسائی کے لیے اسے آن لائن کیا جا رہا ہے۔ هنا في صحوة على جميع الأصعدة والأمور، خاصة اهتمام بالمخطوطة بالعالم العربي والإسلامي عامة، وهناك آلاف الرسائل اللي تؤخذ في تحقيق هذه المخطوطات، ونحن بحمد الله نريد أن نتدارك هذا التفريط الذي كان سابقا، فأعددنا خطة لترميمها وإعدادها وتنسيقها ثم ترميمها وتصويرها ووضعها على الإنترنت. نحن معنيون بأن نضع هذه المخطوطات على الإنترنت، لأن الطالب في العالم العربي والإسلامي لا يستطيع الوصول إليها. طالب في الجزائر أو في السعودية لا يستطيع أن يصل ويأخذ هذه المخطوطة، فنريد أن نوصله المعرفة في بيته وإلى بيته. مسجد اقصی کی لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے درمیان تقریباً 4,000 مخطوطات ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مدینہ القدس کے باشندوں کی جانب سے تحفتاً الاقصی لائبریری کو دیے گئے ہیں۔ الاقصی لائبریری میں جاری ریسٹوریشن پروجیکٹ کو یونیسکو کا تعاون حاصل ہے۔ یونیسکو کے مطابق الاقصی لائبریری میں پوری اسلامی دنیا کے اسلامک مخطوطات کا اہم ذخیرہ موجود ہے۔ توجہ طلب ہے کہ اس قیمتی علمی سرمایہ تک ذاتی طور پر رسائی مشکل ہے، اس لیے کہ مدینہ القدس یعنی یروشلم اور خصوصاً مسجد اقصی کے احاطے میں داخلے کے لیے اسرائیلی انتظامیہ سے اجازت لینی پڑتی ہے اور اسرائیل سیکورٹی کے بہانے الاقصی کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی اجازت بآسانی نہیں دیتا۔ مختصر یہ کہ الاقصی لائبریری کو جنہوں نے یہ علمی سرمایہ دیا وہ خود اسرائیل کی پالیسی کے سبب اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایسے میں مسجد اقصی کی لائبریری میں موجود علمی سرمایہ کو ڈیجیٹائز کر کے اسے آن لائن فراہم کرنا ایک اہم کام ہے تاکہ پوری دنیا اس سرمایہ سے فیضیاب ہو سکے اور علم کی روشنی دور دور تک پھیلے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کینیڈا میں مقیم جاوید دانش ایک طویل عرصے سے ہندوستانی ڈراموں کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ حالیہ دنوں میں جاوید دانش رانچی کے دورے پر تھے۔ ایک رپورٹ۔ یہ ہیں جاوید دانش، جن کا آبائی وطن لکھنؤ ہے لیکن تقریباً 30 سالوں سے ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ اردو میں لکھتے رہے ہیں۔ ان کی 1 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 70 کے دہے میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کے دوران جاوید کی معروف ڈرامٹسٹ حبیب تنویر سے ملاقات ہوئی، جن سے بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی ترغیب ملی اور اس طرح ریڈیو ڈراما پر مشتمل پرمیتھیس نامی کتاب منظر عام پر آئی اور تب سے وہ اردو اور ڈراموں کے فروغ کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو میں سبوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیکاز آئی تھنک ان اردو، فور دیٹ آئی رائٹ ان اردو۔ تو میں سوچتا اردو میں، اس لیے لکھتا بھی اردو میں۔ اردو میری مادری زبان ہے اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ تو ٹورانٹو میں بسے کوئی 30 سال ہو گئے، ہم اگر اردو کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اردو بہت ہی زندہ ہے، متحرک ہے۔ وہاں تھیٹر اردو کا نہیں تھا، ہم نے اسے آباد کیا۔ رنگ منچ کینیڈا کے نام سے ہمارا تھیٹر گروپ ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے www.rangmanch-canada.org، تو اس پہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز نظر آئے گی۔ جاوید دانش کو سفر کا بے حد شوق ہے۔ وہ اب تک دنیا کے بیشتر ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور جاپان کے سفر کے دوران انہوں نے سفر نامہ، آبار کی اور ہجرت کے تماشے نامی کتابیں لکھی۔ حالیہ دنوں انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی جس کا نام ہے بڑا شاعر چھوٹا آدمی۔ اردو میں اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ افریقی ادب کیا ہے تو کوئی کتاب نہیں ہے، آج بھی نہیں۔ وہ پہلی کتاب تھی کالے جسموں کی ریاضت، اس کا ترجمہ کیا، بہت کامیاب کتاب تھی۔ اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہماری فلسطین کا ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ اسرائیل جڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دوسری کتاب آئی ترجمے کی جس کا نام تھا ایک باپ کی اولاد، یعنی ابراہیم کی اولاد ہے ہم سب، مگر لڑ رہے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، پولیٹیکل پرابلم ہے۔ تو ان دونوں کو
मुताला करने के लिए कि भाई क्या है कंपैरेटिव स्टडी। तो एक बाप की औलाद में इसराइली अदब और फलस्तीनी अदब दोनों का तर्जुमा किया। ये किताब भी आपको दूसरी किसी कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने इसराइली अदब का तर्जुमा नहीं किया। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर थिएटर से जुड़े हैं। यही वजह है कि वतन से कोसों दूर रहकर भी वो हिंदुस्तानी रंगमंच को फरोग देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की धमकियों का कोई असर बिजली कंपनियों पर पड़ता नहीं मालूम हो रहा है। कंपनी ने कल यानी शनिचर से बिजली की कीमतों में 8% इजाफा करने का फैसला किया है। उधर वस्त और शिमाली दिल्ली के कल से अंधेरे में डूबने का अंदेशा है। एनटीपीसी ने दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। आज जो खबरें छपी हैं बिजली की कटौती के बारे में वो बिल्कुल गलत है। बिजली की कोई कटौती नहीं होने वाली है। पैसा नहीं, बिजली नहीं। नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि वो बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को बिजली सप्लाई नहीं करेगा अगर वो मुकर्ररा वक्त पर उसकी वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं करता। एनटीपीसी ने अपने फैसले से दिल्ली हुकूमत को वाकिफ करा दिया है, यानी वस्त और मशरकी दिल्ली के अंधेरे में गर्क होने का खतरा है। ख्याल रहे कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया था। कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं है, देश के अंदर बहुत है, केवल टाटा और अंबानी नहीं बचे हैं। देश के अंदर बहुत कंपनियां हैं, हम दूसरी कंपनियों को ले आएंगे। तो ये इस तरह की बदमाशी करने से बाज आए। केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दी है। ख्याल रहे कि बीवाईपीएल पर एनटीपीसी का 120 करोड़ रुपया बकिया है। बीवाईपीएल को बिजली की किल्लत का सामना है और उसने दिल्ली हुकूमत को पहले ही बता दिया है कि उसकी हुदूद में आने वाले इलाकों में शनिचर से 10 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। बीवाईपीएल ने दिल्ली के पावर सेक्रेटरी को खत लिखकर इस मामले को हल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया की कारकर्दगी न्यूजीलैंड में अब तक मायूस कुन रही है। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन वनडे में टीम इंडिया को 87 रनों से धूल चटाई। इस तरह उसने सीरीज 4-0 से अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 303 रनों का निशाना रखा था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 216 रनों पर ऑल आउट हो गई। रॉस टेलर को उनकी शानदार 102 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया।
नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार क्या भारत और चीन चुका रहे हैं विकास की कीमत? पर्यावरण के मामले में चीन से ही नहीं, दूसरे पड़ोसियों से भी पिछड़ा भारत। अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी के बाद दोबारा मजबूत हो रहे तालिबान से कैसे निपट पाएंगे अफगान सैनिक? ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे मुझे पहचानो, कहां से परदेश में पसीना बहाने वाले भारतीय मजदूरों की जिंदगी का हाल बयान करती सुरीली कहानी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। चीन में पिछले कुछ सालों से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि कोहरे से सब ठहर गया, और ये कोई ठंड वाला कुहासा या कोहरा नहीं, बल्कि ये जुड़ा है प्रदूषण से। धुआं यानी स्मोक और धुंध यानी फॉग से मिलकर बना है शब्द स्मॉग। हाल ही में खबर आई कि स्मॉग से शंघाई थम गया। बीजिंग का भी हाल बुरा है। भारत की हालत भी इससे अलग नहीं है। अमेरिका की नामी येल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई 178 देशों की लिस्ट में भारत 32 पायदान नीचे गिरकर 155वें नंबर पर पहुंच गया है। कोई साफ दिन हो तो चीन ऐसा दिखता है, लेकिन प्रदूषण ने नजारा ही बदल दिया है। हवा जहरीली हो गई है। यहाँ स्मॉग में ऐसी गैस और धूलकण हैं जिनसे दमा और दिल की बीमारी होने का खतरा है। एक अध्ययन के मुताबिक चीन में प्रदूषण से लोगों की औसत जिंदगी 5 साल तक घट जा रही है। सर्दी में बाहर जा रही इन लड़कियों का काम सिर्फ कोट से ही नहीं चलेगा। इनकी माँ चाहती है कि वो फेस मास्क भी पहने। दूसरे माँ बाप की तरह वो भी प्रदूषित हवा में सांस लेने की बात से डरती हैं। यहाँ इतने ज्यादा लोग और गाड़ियाँ हैं कि बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि हम तो इस जगह से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। चीन में अक्सर लोग इस तरह सड़कों पर फेस मास्क पहनते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक चीन में भी भारत की ही तरह एयर क्वालिटी बेहद खराब है। आबादी का जो हिस्सा औसत वायु प्रदूषण झेलता है, उस मामले में चीन और भारत लगभग बराबर हैं। लेकिन वायु प्रदूषण समेत पर्यावरण से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भारत काफी पिछड़ा हुआ है। दुनिया के 178 देशों के अध्ययन में भारत 155वें नंबर पर है। भारत सिर्फ चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों से ही पीछे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों का हाल भी भारत से अच्छा है। और जहां तक वायु प्रदूषण की बात है, तो उसका स्तर चीन और भारत दोनों ही देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से काफी ज्यादा है। चीन इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है। प्रदूषण जांच के लिए इंतजाम तो किए गए, लेकिन हाल तक वायु प्रदूषण से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को छुपा कर रखा जाता था। पर अब लोगों के स्वास्थ्य की बढ़ती चिंता से अधिकारी थोड़ा खुल रहे हैं। प्रदूषण जांच केंद्र जहां आंकड़ों का आंकलन होता है, वहां अधिकारियों ने अपने लिए हवा फिल्टर करने का बंदोबस्त किया है। बाकी जगहों पर भी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। शहरी सीमा में कोयले से ऊर्जा बनाने वाले बिजली घरों को बंद करवाया जा रहा है, जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। गाड़ियों की संख्या पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई शहरों में पहले काफी वायु प्रदूषण था। लंदन को तो स्मॉग सिटी ही कहा जाता था, लेकिन अब वो शहर काफी बेहतर हो गए हैं। और चीन में तो हम इस पर काबू पाने के लिए तेजी से कोशिश कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं तो खुद ही हल खोज रही हैं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बीजिंग ने अपने खेल के मैदान को सील कर दिया है। मैदान पर इस विशाल कवर के नीचे बच्चे फिल्टर की गई हवा में सांस ले रहे हैं। थोड़ा महंगा है, लेकिन बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित माँ बाप को इससे तसल्ली मिलती है। It's a key selling point. It's one of the first questions that ये हमारे लिए अहम सेलिंग पॉइंट है। दाखिले की प्रक्रिया के दौरान कई माता पिता यही सवाल करते हैं सबसे पहला कि अंदर एयर क्वालिटी कैसी है। धुंध के कारण कई बार पूरे के पूरे शहर तक बंद करने पड़े। विकास की चमक के लिए चीन को कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ी हैं। चीन सरकार अब पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपना रही है, पर लगता यही है कि भारत की ही तरह चीन के सिर पर भी प्रदूषण का खतरा अभी बरसों मंडराता रहेगा। बीबीसी रिपोर्ट।
इस बारे में हमने और बात की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी